हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन की स्ट्रेटजी के बारे में। देखो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग सेक्शन जो है उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। और अब तो ये सीजीएल के मेंस एग्जाम में भी पूछा जाने लगा है 90 नंबर का। तो अब रीजनिंग सीख सीख के सबको ये बोल रहा है कि भाई हमको भी चाहिए फुल इज्जत। और इस सेक्शन में जनरली एस्पिरेंट क्या होता है, ठीक ठाक स्कोर तो कर ही लेते हैं, लेकिन ठीक ठाक स्कोर करने से बात नहीं बनती, क्योंकि वो तो सभी कर लेते हैं। तो अगर आप रीजनिंग सेक्शन में टॉप क्लास स्कोर करते हो, मतलब अगर आप प्री एग्जाम की बात करो तो 50 में से 45 प्लस का स्कोर करते हो, और मेंस में भी इस बार रीजनिंग आ रही है तो 90 नंबर के पेपर में अगर आप 80 प्लस का स्कोर करते हो तो आप कह सकते हो कि आप बाकी एस्पिरेंट से आगे हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि आप रीजनिंग में किस तरीके से इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप एकदम बिगिनर है और एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग आती है, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन के लिए आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है, तो वैसे तो आप प्रीवियस ईयर पे बेस्ड कोई भी किताब ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो किरण की किताब है, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एसएससी रीजनिंग। ये जो सोल्ड पेपर्स है एसएससी के, जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर आप तक हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे। आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। इस बुक की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो टाइप वाइज दे रखे हैं। जैसे एक चैप्टर जो है उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रखे हैं वो एक टाइप के क्वेश्चन आपको एक साथ दे रखे हैं। तो जब आप ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाते हैं, और एग्जाम में जब भी आप उन क्वेश्चंस को देखते हो तो आप उनको काफ़ी आसानी से सोल्व कर पाते हो। और साथ ही इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो एकदम अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप लोग ये परचेज करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से ले सकते हैं। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि आपको इस बुक को पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप जैसे मान लो पहला टॉपिक आपने देखा, यहाँ से पहला टॉपिक इसमें दे रखा है एनालॉजी का। तो एनालॉजी में तो ऐसा कुछ नहीं है आपको अलग से सीखना है, तो आप सिंपली जाओ प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही चैप्टर आएगा। अब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कंसेप्चुअल है, जैसे मान लो अगला चैप्टर ही दे रखा है ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन आप अपने आप से नहीं कर पाओगे, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए कोई पेड क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यूट्यूब पे जाओ और ब्लड रिलेशन टॉपिक सर्च मारोगे तो आपको 2-4 वीडियोस मिल जाएंगी किसी भी टीचर की। सारे टीचर्स अच्छा ही पढ़ाते हैं, तो आप एक बार वहाँ से उनके कंसेप्ट सीख लो कि ब्लड रिलेशन को सोल्व कैसे करते हैं। तो जैसे ही आप एक बार वहाँ से वो सीख लेते हैं, अब ये बुक आपके पास है, इसमें जितने भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन दे रखे हैं आपको उनको सोल्व कर लेना है। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो एंड में सोल्यूशन दे रखा है, सोल्यूशन भी काफ़ी अच्छा है इस बुक का, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक एक चैप्टर करके सारे जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट कर लेने हैं। अब कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसमें कंसेप्ट के नाम पे कुछ नहीं होगा, तो आपको उनको यूट्यूब पे कुछ सर्च नहीं मारना है, सिंपली आप उनको सिर्फ क्वेश्चन करोगे तो अपने आप ही उन चैप्टर्स को सीख जाओगे। जैसे एनालॉजी के चैप्टर्स हो गए, कुछ जो फिगर एम्बेडिंग के क्वेश्चन हो गए वो हो गए, और कुछ चैप्टर्स कंसेप्चुअल होंगे, वहाँ पे आपको सीखना ही पड़ेगा। जैसे सिलोजिज्म के क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, या जो ओड वन आउट है, सीरीज है, ऐसे क्वेश्चन में क्या ट्रिक्स लग सकती है आप उनको एक बार यूट्यूब से सीख लेंगे। और उसके बाद में इस बुक से जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। आपको डेली का नियम बना लेना है कि मुझे 50 से 100 क्वेश्चन के बीच में जितना भी मैं कर सकता हूँ डेली में इतने क्वेश्चन सोल्व करूंगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि इस बुक में तो बहुत सारे सवाल दे रखे हैं, तो क्या हमें सभी सवाल सोल्व करने हैं? तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे सवाल सोल्व करने हैं। सबसे पहले तो आपको 2018 से लेकर 2021 तक के जो क्वेश्चन है ना, जो टीसीएस के आने के बाद हुए हैं, पहले आपको उनको प्रेफरेंस देनी है। मतलब सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और उसके अलावा भी आपको हर चैप्टर के पूरे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ चैप्टर्स ही ऐसे होंगे जो आसान होंगे या कंसेप्चुअल होंगे, जिनमें अगर आप कंसेप्ट सीख लेते हो उसके बाद में 10 क्वेश्चन में भी आपकी बात बन जाएगी। अब 22 चैप्टर में 2-3 तरह के सवाल बनते हैं, तो आपने वो 2-3 तरह के सवाल सीख लिए, उसके ऊपर आपने 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो अब आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप उस कंसेप्ट का क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे एग्जाम में। इसी तरीके से क्लॉक का क्वेश्चन है, कैलेंडर का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती, एक बार आप कंसेप्ट सीखो, ठीक ठाक क्वेश्चन इस बुक से लगाओ, और आप फिर इन क्वेश्चन को एग्जाम में आसानी से कर पाते हो। लेकिन कुछ चैप्टर्स ही ऐसे होते हैं जिसमें जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ उतने ही कम है। जैसे मिसिंग नंबर का चैप्टर है, अब उस चैप्टर में नए नए टाइप के क्वेश्चन आपके मिलते रहेंगे और फिक्स पैटर्न कुछ होता नहीं है, तो आप उसमें जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे ना, आपका दिमाग उतना ही तरीके से सोचना स्टार्ट कर देगा फिर कि यार ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो आप एग्जाम में ज़्यादा सोल्व कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन के नंबर नहीं देखने, जितने ज़्यादा सोल्व कर पाओ उतने ज़्यादा सोल्व करने हैं। जैसे एक टॉपिक है फिगर काउंटिंग का, तो पर्सनली मुझे फिगर काउंटिंग का टॉपिक काफ़ी डिफिकल्ट लगता था, तो मैंने सारे क्वेश्चन जो थे फिगर काउंटिंग के वो सारे क्वेश्चन कर लिए थे, और एग्जाम में भी मुझे उसी में से एक टाइप मिल गई थी, तो मेरा सही हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो चैप्टर्स आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, आपको उनके तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते हो उतने ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं। लेकिन जो चैप्टर्स आपको आसान लग रहे हैं, आपको एक बार में समझ में आ गए हैं, आप उनके कम क्वेश्चन लगाओगे तो भी आपका काम बन जाएगा।
और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो क्वेश्चन आपसे एक बार में नहीं बनता है, आप उस क्वेश्चन को मार्क कर लो, ताकि जब आप दोबारा रिवीजन करो ना उस बुक का, तो आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करना पड़े, आपको पूरी बुक रिवाइज ना करनी पड़े। तो अब आपने कंसेप्ट भी सीख लिए, आपने प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन अभी भी आपका काम जो वो पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड में होता है और वहाँ पे टाइम का जो कंस्टेंट होता है, मतलब आपको सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं करने, आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर क्वेश्चन करने हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है कि वहाँ पे हम इतनी जल्दी क्वेश्चंस को नहीं सोच पाते। तो उसके लिए आपको वैसे ही माहौल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको रीजनिंग के सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लेने चाहिए। जैसे ही आप थोड़ी सी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हो और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, अब आपको रीजनिंग के सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हो। आप ग्रेड अप से लगा सकते हो, टेक्स्ट बुक के लगा सकते हो, बहुत सारे टेस्ट सीरीज है वो आपसे लगा सकते हो। और साथ ही जो आप रेगुलर मॉक टेस्ट सभी सब्जेक्ट के लगाते हो वो तो आपको लगाने लगाने, लेकिन रीजनिंग के आप अलग से सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो वहाँ पे क्या होगा, एक लिमिटेड टाइम के अंदर क्वेश्चन करने की आदत आपकी डेवलप हो जाएगी। वरना अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा कर जाओगे ना, तो आपको पेपर में क्वेश्चन तो सारे आते रहेंगे, लेकिन उस टाइम पीरियड में नहीं कर पाओगे। तो जितना ज़्यादा लगा सको उतने ज़्यादा सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको। तो इस तरीके से अगर आप लोग रीजनिंग सेक्शन को पढ़ेंगे तो आप रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि रीजनिंग जो है वो सबसे आसान सब्जेक्ट है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी मार्क्स जो है वो अपने गंवाने नहीं है, अच्छे से इसको पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।